बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुगद्दस शफकत और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 11 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और सॉरी कि आप लोगों को थोड़ी लेट एपिसोड मिल रहा है, मगर आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि आपको दो एपिसोड्स मिलने वाली है, वो भी 40 मिनट्स की या मे बी इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। होपफुली आप लोग आज शो फुल इंजॉय करने वाले हो क्योंकि आज की एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। नावल नेम कल्बेज़र अस कलम, उर्दू नावल फारशिप एमी राइट्स। और हाँ यार, आप लोग बताया करो ना कि आप लोगों को नावल में सबसे यानी कि अच्छे कैरेक्टर्स कौन से लग रहे हैं, कौन सा कपल ज़्यादा पसंद है और कौन कौन सी स्टोरी पसंद आ रही है, किस किस का सीन पसंद आ रहा है। बताया करो, अच्छा लगता है, फील आती है, मज़ा आता है कि यानी कि अच्छी स्टोरी है। सबका थैंक्स जिन लोगों ने कमेंट्स किए, जिन लोगों ने पूछा एपिसोड आती है। लास्ट में मैं उनको मेंशन करूँगी उनकी आईडीज़ के साथ, उनकी यूज़र आईडी नेम के साथ। तो उससे पहले शुरू करते हैं एपिसोड के, इससे पहले आप लोग मेरा हाथ वहीं कर दो। आई एम सॉरी मिस्टर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन इनका केस बहुत पेचीदा, हम इन्हें नहीं बचा सकते। शी इज़ नो मोर। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में उमर का कंधा थपकते वहाँ से चलता बना, मगर उमर को लगा कि वो इसे ईमान का शोहर होने की सज़ा सुना कर गया। इस ईमान के कहे अल्फाज याद आए थे, मर जाऊंगी मगर तब जब आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। तो क्या वो चली गई? वो चली गई मुझे बगैर कोई मौका दिए। उमर चेहरे ला बढ़ाया। मोमिन से भी उमर की हालत मफी ना थी। इसने आगे बढ़ते उमर को कंधे से थामते सहारा दिया, जबकि पीछे खड़े बलाज के नकुश अचानक से तने थे। वो लंबे लंबे डाक बताए कि जस्म इन दोनों तक पहुंचा और पूरी शिद्दत से उमर को कंधे से थामते घुमाकर इसका चेहरा अपनी जानब किया था। ये जो हुआ है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। बलाज ने दांत पीसते सुर होते चेहरे के साथ उमर को शहादत की उंगली दिखाते कहा, जबकि वो जवाबन स्पाट चेहरा लिए बलाज को बगौर देख रहा था। उमर को अपना दिमाग सुन सा महसूस हो रहा था। वो अपनी जगह पर मुंजमिल सा खड़ा बस बलाज को टिकटिकी बांधे देखे जा रहा है। बलाज भाई प्लीज़, भाई की हालत तो देखें, चुप हो जाएं, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मोमिन ने उमर के कंधे से सहारा देते बलाज से कहा था, यही तो इन बातों का वक्त है मोमिन, यही वक्त है। कहता रहा मैं इसे, कहता रहा कि उमर गार्ड अपने साथ रखा करो, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। मगर ये जनाब किसी की सुने तब ना, आप तो इसे सुकून मिल चुका होगा ना, पड़ गई कलेजे में ठांड, तुम्हारे इन संगीन मसलों की भीड़ चढ़ गई। वो भोली सी लड़के बलाज भाई, मोमिन ने इसे रोकना चाहा जो अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा आपसे से बाहर हो चुका था। वो इस वक्त पूरी शिद्दत से उमर पर चीख रहा था, मगर उमर तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। मुझे मत रोको मोमिन, ये इसकी ही लापरवाहियों का ही शहाना है जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अब बोल क्यों नहीं रही, कुछ सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? बलाज भरी आवाज़ में कहता हुआ उमर की जानिब लिखा था। ये क्या हो रहा है? पीछे से आती कमाल साहब की बुलंद आवाज़ पर इन तीनों ने बैक वक्त इन्हें देखा था। कमाल साहब तखय्युर से इनके जाने बड़े थे, जबकि बलाज बेबसा होता है साथ बड़े बेंच पर सार हाथों में थामे बैठ गया। कोई हमें भी बताएगा कि हुआ क्या है? कमाल साहब ने तशवीश भरे अंदाज में इन सबको देखते पूछा था, जबकि इनके पीछे ही सोफिया बेगम और बीजान भी थे जो इन सबको ही जानती नज़रों से देख रहे थे। सोफिया बेगम तो उमर की हौसलात पर शर्ट को ही देखकर खौफसदा सी हो गई थी। बाबा असल में मोमिन अभी बात कर ही रहा था कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा फिर से खुला और एक डॉक्टर जल्दी से चलता हुआ इनकी तरफ आया था। जल्दी से बी पॉजिटिव ब्लड अरेंज करें, मरीज़ा के खून की अशद ज़रूरत है, इनका बहुत सारा खून बह चुका है। डॉक्टर के कहे अल्फाज पर इन तीनों ने चौंक कर बैक वक्त डॉक्टर की जानब देखा था। इन तीनों के तासरात इस वक्त एक जैसे थे। वो शकूक शबात भरी निगाहों से डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर इनके सवालिया नज़रें अपनी जानब देखकर कंफ्यूज सा हुआ था। आप लोग मिस ईमान के ही घर वाले हैं ना जिन्हें गोली लगी है? डॉक्टर के कहे अल्फाज पर मोमी ने जल्दी से सार हाँ में हिलाया था। तो फिर जल्दी से खून का अरेंजमेंट कीजिए, वो जिंदा है। बलाज ने डॉक्टर को हैरत से देखते पूछा, जी अभी अभी इनको ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, हालत इनकी काफ़ी क्रिटिकल है लेकिन वो जिंदा है, आप दुआ कीजिए। लेकिन हमें तो थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर ने कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है। बलाज ने मुश्किल मुँह से अल्फाज अदा किए थे, आई एम सॉरी लेकिन कोई कन्फ्यूजन हुई होगी, ऐसी कोताही के लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ, लेकिन आपकी मरीज़ा इससे ज़िंदा है, इनका ऑपरेशन जारी है, आप जल्दी से खून का बंदोबस्त कीजिए। डॉक्टर इन सबको एक नज़र देखता फौरी तौर पर वापस ऑपरेशन थिएटर की तरफ हट गया था, जबकि वो सब हैरत से गंग चेहरा लिए एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कोई भी हमें भी बताएगा कि क्या चल रहा है? बीजा ने हफ्की से इन तीनों लड़कों को देखते कहा जो अपनी अपनी जगह पर हैरत ज़दा से खड़े एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। बीजान, असल में कुछ देर पहले एक डॉक्टर आई थी, इसने कहा कि ईमान की डेथ हो गया। बलाज ने लंबी सांस भरते हुए बीजान को सूरत हाल से कहा, जिंदा है वो। उमर जो कब से सुन खड़ा था बिलाज की बात और इसे घूरते हुए बोला था। डॉक्टर के कहे अल्फाज के बाद से अब तक ये इसका पहला जुमला था जो इसके मुंह से अदा हुआ था, वगरना तो वो गुमसुम सा हो गया था। उमर की कही बात पर बिलाज धीमा सा मुस्काया, ठीक हो जाएगी वो, तू जा शोहरों वाली जिम्मेदारी पूरी कर, खून लेकर अपनी बेगम के लिए।
वलाज ने इसका कंधा थपकते ही से हौसला दिया था, जिस पर उमर इस बात में सर हिलाता फिरती से बाहर की जानी भाग गया था। डॉक्टर की कही बात पर इसकी जान में जान नहीं थी, वो जिंदा है। डॉक्टर के कहे अल्फाजों ने इसे रूह तक पुरसकून किया था। अब इसे खून का बंदोबस्त करना था, जो थोड़ी देर में हो गया था। मुसलसल 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन लोगों का इंतजार खत्म हुआ और ऑपरेशन थिएटर की सुर बत्ती बुझ गई थी। थोड़े ही वक्फे के बाद एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को बाहर आता जाए सब फिरते से आगे फिरते उसके गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए थे। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची? इकमाल साहब ने बौखलाए हुए अंदाज में डॉक्टर को देख पूछा था, जिस पर वो धीमा से मुस्कुराती था। ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मगर शुक्र है अल्लाह का वो हद से बाहर है। तीनों गोलियां निकाल दी गई हैं। ये तो खुशकिस्मती है आपकी कि गोलियां इनकी कमर पर कंधे की जानिब लगी हैं। अगर ज़रा सा भी इर्द गिर्द लगती तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। पर हाँ, थोड़ी ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप इनसे मिल सकते हैं। लेकिन मुकम्मल होश इन्हें कल तक आ जाएगा, अभी वो मेडिसिन के ज़ेर असर बेहोश हैं। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहता हुआ कमाल साहब से मुसाफा करता बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि सब घर वालों की जान में जान आई थी। विजान जो कब से बैठी तस्वीर पर तस्वीर रो रही थी, अब जाकर इन्हें इत्मीनान हुआ था कि कुछ इसी तरह के हाल सोफिया बेगम की भी थी, जब पुरसकून से दिखाई दे रही थी। अब बताओ बरहुदार, ये सब हुआ कैसे? परेशानी के बाद सर से जटे तो कमाल साहब ने चौकस होते तफ्शीशी निगाहों से उमर की जानिब देखा था। पापा, वो लोग मेरे पीछे आए थे, इनका टारगेट मैं था। मुझ पर चलाई जाने वाली गोली मां ने खुद पर लिया। उमर पूरी इत्मीनान सा धीमी आवाज़ में बोली जा रहा था, जबकि बाकी सारे मुंह खोले इसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है, इसने अपने हिफ्ज़ मान में रखा। सोफिया बेगम ने मुंह में बड़बड़ाते अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि कमाल साहब आप गुस्सीली निगाहों से उमर की जानिब देख रहे। इसीलिए तुम्हें कहता था कि सिक्योरिटी साथ रखो। देख लिया ना आप नतीजा, आज के बाद तुम गार्ड के बिना घर से निकलोगे और ये मेरे नहीं निकलोगे, और ये मेरा हुक्म है। कमाल साहब ने सख्त लहजे में उमर को उंगली दिखाते वार्न किया था, जिस पर वो खामोशी से इस बात में सार हिला गया था। पापा, मेरे ख्याल से आप लोगों को घर जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। वैसे भी अब वो ठीक है, मैं यहीं हूँ, मौजूद हूँ, इसके पास आप लोग कल आ जाइएगा। उमर ने एक नज़र अपने सब घर वालों को देखते हुए इन्हें मशवरा दिया, जिस पर कमाल साहब मुस्बत अंदाज में सार हिला गए। नहीं, मैं अपनी बेटी के पास ही रहूँगी। सोफिया बेगम ने बच्चों जैसी जिद करते मुँह बस हो रहा। बेगम, रात रुकने का फ़ायदा नहीं है, अभी वो अभी होश में नहीं है, कल तक होश में आ जाएगी ना, अभी उम्र है इसके पास, हमें चलना चाहिए, कमाल साहब ने समझाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो मुश्किल रजामंद हो गई। जाते जाते सब ने ईमान का एक नज़र देखा था, जिसे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद कमरे में शिफ्ट कर दिया था। मशीनों में जकड़ा है, इसका वजूद हासा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। चेहरे पर सर्दियाँ से घुली हुई थी। तकलीफ के साबे होशी में होने के बावजूद भी चेहरे पर रही थे। सोफिया बेगम की आंखें से देखते ही नाम हुई थी। देख लो उमर कितना प्यार करती है तुमसे, तुम्हारी हर तर इसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, इसकी कदर करना ही अनमोल है। विजान ने ईमान के माथे पर लब रखते अपने मुकाबले खड़े उमर को देखते कहा था, जो ईमान को ही देखे जा रहा था। इसका चेहरा पूरी इत्मीनान सा था। इसे तसल्ली हो गई थी कि इसकी ईमान जिंदा थी। विजान की बात सुनते ही उमर ने सरशारी से सारे में हाँ में हिला दिया था। कैसी तबीयत है अभिमान की? विजान सोफिया बेगम और कमाल साहब की मोमिन के हमरा घर में दाखिल होते देखकर ही अनम और हानिया जो सोफे पर परेशान हाथ से बैठी थी, इनकी जानब लिपटी। शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है। विजान ने अनम के सवाल पर इसे एक नज़र मुस्कुरा कर देखा। विजान के बाद पर इन दोनों की जान में जान आई थी। आप लोग घर क्यों आ गए? हानिया ने हैरत से इन सबको देखते पूछा था। ठीक है, वो अभी नींद बेहोश है, कल तक होश आ जाएगी, इसलिए रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम आ गए। उमर रुकेगा इसके पास? सोफिया बेगम ने सर पर लपेटी बड़ी सफ़ेद आदत उतारते एक नज़र इन दोनों को देखते कहा था, जिस पर वो दोनों बैक पर सर दुरुस्तगी में हिला गई थी। कैसे लगी भाभी को गोली? लकी ने एक नज़र मोमिन को देखते पूछा था, जो थका थका सा लग रहा था। इस वक्त इसके चेहरे पर मामूल की शोही कहीं भी मौजूद ना थी, वो मुकम्मल तौर पर संजीदा था। मोमिन ने हानि को देखते सरदा भरी थी। पानी पिलाओ, पहले बताता हूँ, फिर तुम लोगों को सब। मोमिन ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, जिस पर हानि मुस्कुराते इस बात में सर हिलाती फ़ौरन से किचन की जानिब बढ़ गई थी। उमर इस वक्त अस्पताल के एक बड़े से कमरे में अपने सामने बैठे 4 सीनियर डॉक्टर को टांग पर टांग जमाए बैठे सख्त नज़रों से घूरी जा रहा था। इनमें से 2 डॉक्टर इस अस्पताल के हेड थे। मुझे आपसे इस किस्म की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। यकीन जानिए, अगर आप डॉक्टर रुबानी के रिलेटिव ना निकलते तो मैं बहुत बुरा पेश आता, और इनने तो मेरे हथों ज़ाया हो जाना। और मैंने दांत पीस से पंजाबी में अपने दाएं जाने बैठे डॉक्टर को घूरते कहा था। वो वही डॉक्टर था जो उम्र तक इसकी बेगम की वफ़ात का पैगाम लाया था। बाद में पता चला कि वो ईमान नामी ही एक और लड़की थी जिसका ऑपरेशन हुआ था, और वह ज़िंदगी और मौत की जंग में मौत को चुन गई थी। इसलिए इसमें हेल्पर डॉक्टर को लगा कि बाहर मौजूद अफराद इसी के लवाहकीन है, जिसकी बिना पर इसने गलत मालूमात फराहम कर दी थी। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ मिस्टर उमर, मैंने इरादतन ऐसा कतई नहीं किया, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए भी। इसकी कही बात पर उमर ने इस बात में सर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपकी ये गलती एक
किसी के चलते दिल की धड़कनों को भी रोक सकती है। उम्मीद है आप आइंदा ख्याल रखेंगे। उमर एक नज़र इस डॉक्टर को देखता लंबे लंबे डग भरता ईमान के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में दाखिल होते इसकी नज़र सामने बेसुध लेटे ईमान पर पड़ी थी, जिसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उमर धीरे धीरे कदम लेता इसके पास जा रुका था और आहिस्ता से इसका बेड पर पड़ा साकित हाथ अपने मजबूत हाथों में ले गया। तुम्हें पता है, आज तुमने मेरी सही मानों में जान निकाल दी। ऐसे कोई करता है भला? अहमक लड़की, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे तो ये अंदाज़ा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गया, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर शदीद हो गया कि तुम मेरी खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करोगी। उमर हनूज इसके चेहरे को देखते बोली जा रहा था, जो इससे मुकम्मल बेखबर सी सो रही थी। तुम्हें पता है, आज डॉक्टर ने मुझसे वो कहा जो मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं सुनना चाहूँगा। बाखुदा, अगर आज के बाद डॉक्टरों ने वो अल्फाज तुम्हारे लिए मेरे सामने दोहराए तो मुझे लगता है मेरा दिल वहीं बंद हो जाएगा। उमर बात करते करते रुका था। मुझे किसी ज़माने में लगता था मैं बहुत बहादुर हूँ, मजबूत असाब रखता हूँ, और था भी ऐसा ही। बाबा को हार्ट अटैक हुआ लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ। लकी को हर तीसरे माह में 2 दफ़ा शदीद किस्म के दौरे पड़ते हैं, लेकिन मैं कभी पैनिक नहीं हुआ। मगर तुम मेरी फैमिली का वो पहला शख्स है जिससे मेरे असाबों को कमज़ोर कर दिया। इस वक्त जब तुम्हें गोली लगी थी तो मुझे लगा था मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, और अगर करीब कोई अस्पताल ना होता तो शायद मैं वाकई अस्पताल तक ना पहुँच पाता। तुमने मुझे डरा दिया ईमान। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स आएगा जिसे देखने के बाद मुझे मौत से खौफ महसूस होने लगेगा। हालांकि मुझे तुम्हारे आने से पहले मुँह से डर नहीं लगता था, मगर अब लगता है, शदीद लगता है। ये बहुत मुश्किल है अपने महबूब के बगैर रहना, बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो है, बाकियों का मुझे नहीं पता। बात करते करते उमर की आवाज़ पर आ गई थी। इसकी आंखें भरपूर नाम हो चुकी थी। यकीनी था कि वो एक बार भी पलक चिपकाता इसकी आंखों से मोती लड़क कर गाल पर फिसल जाते। वो ईमान के पास इसकी कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। वो काफ़ी देर लड़की से बातें करता रहा, जो होशो हवास से बेगाने इसके सामने बेसुध लेटी थी। वो थका हारा सा रात के 12 बजे घर दाखिल हुआ तो सामने ही फरा बेगम टीवी ऑन किए बैठी कोई प्रोग्राम देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। बलाज इन्हें सलाम करता इन्हीं के पास आकर बैठ गया। हो गई वापसी? आ गई घर की यार? सोफिया बेगम ने बगैर से देखे इंतहाई जले कटे अंदाज में कहा था। मामा, इसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, वो खतरे से बाहर है। कल आप चलिएगा मेरे साथ, इसकी इयादत कर रही है। बलाज ने फरा बेगम की बात को सिरे से नज़रअंदाज करते कहा। वह दिन में ही इन्हें फ़ोन करके ईमान की हालत के मुतल्लिक़ आगाह कर चुका था ताकि वो अस्पताल आ जाए, मगर वो ना आई। मैं नहीं जाऊँगी, फरा बेगम ने भी फट से इनकार किया था। इनके इनकार पर बलाज के नकूश तने थे, मगर वो जानता था कुछ भी कहना बेकार है। इसने सोच लिया था कि इसे क्या करना है, इसीलिए वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ। खाना नहीं खाओगे? फरा बेगम ने एक नज़र से देखते सवाल किया। नहीं, उमर के साथ खा कर आया हूँ, अब बस सोना चाहता हूँ, सुबह तैयार रहिएगा। वो अपनी बात फिर से दोहराता लंबे लंबे डाक बता अपने कमरे के जाने बैठ गया था। बात पर जोर देने का मतलब यही था कि इसी अपने मामा का इनकार कबूल नहीं है। ये सारी ज़िंदगी ससुराल वालों के तलवे ही चाटेगा। 2 औलादें मिली, दोनों ही नकारा। फरा बेगम कमरे में जाते हुए बलाज की पूछ देकर मुंह में भड़बड़ाई थी। कमरे में आते ही बगैर जूते उतारे वो धड़ाम से बेड पर गिरा था। कुछ सोचते हुए इसने अपना मोबाइल ऑन किया और एक नंबर खोला जिसे किसी भी नाम से सेव नहीं था। इस पर सिर्फ एक शहद की मक्खी का इमोजी लगा हुआ था। बलाज ने चैट बॉक्स खोलते मुकाबिल को सिर्फ एक सवालिया निशान सेंड किया था। चंद ही सेकंड के वक्फे के बाद इसके फ़ोन की बीप बजी थी। दूसरी जानब से भी सवालिया निशान के बदले सवालिया निशान ही मसूल है, जिसे देखा बलाज भरपूर मुस्कुराया। वीडियो कॉल कर उठा लेना। बलाज ने जल्दी से मैसेज टाइप करके सेंड किया था। मैं नहीं उठाऊंगी, मुकाबिल ने भी फट से इनकार किया। वीडियो कॉल नहीं उठाओगी तो फिर घर से उठा कर ले जाऊंगा, सोच लो। बलाज ने स्माइल इमोजी के साथ इसे एक और मैसेज सेंड किया। आप मेरे भाइयों को जानते नहीं हैं, वो आपको ऐसा तो नहीं करने देंगे। मुकाबिल ने पूरे एतमाद अंदाज में जवाब दिया था, जिस पर बलाज अपनी मुस्कुराहटों को दांतों तले बाता फिर से मैसेज टाइप करने लगे। देखो, एक भाई तुम्हारा ऑन द ड्यूटी है और दूसरा तुम्हारा खड़ूस भाई इस वक्त अपनी बीवी के गोडे से लगा बैठा है। पीछे बचे 2 छोटे नमूने, तो वो चंद पैसों की मार है। खुशी हुई तुम्हें मेरे साथ रुखसत कर देंगे। अब बताओ, कॉल उठा रही हो या नहीं? बलाज ने शरारती सा मुस्कुराता मैसेज सेंड किया, जिसका फ़ौरन से जवाब आया। कर लें कॉल। जवाब पढ़ते बलाज को गूंजदार कहका कमरे में गूंजा था। साथ ही बलाज ने इसे वीडियो कॉल बुला दी, जो पहली ही बेल पर उठा ली गई। सामने हानि मुंह बसौरे बलाज को घूर घूर कर देख रही थी। इसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और चेहरे के तासरात ऐसे थे कि जैसे अभी रो देगी। कैसे हो? जिंदा हूँ, बलाज के प्यार से पूछने पर हानि ने जले कटे अंदाज में जवाब दिया। ये आज मिजाज क्यों बदले हुए हैं? बलाज ने बाजू सर के नीचे जमाते हुए इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा था। मैं ऐसी हूँ। हानिया ने गुस्से से नजरें मोड़ी थी। अरे वाह, आज तो तुमने तितलियों वाला ड्रेस पहना, दिखाओ ज़रा। बलाज ने इसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते इसकी सफ़ेद नाइट वेयर को देखते कहा था, जिस पर हानि तिलमिला उठी थी। ये ड्रेस नहीं है, पजामा कहते हैं इसे। मगर ये तो शर्ट है, पजामे पर तो तुमने कैमरा ही किया ही नहीं। बलाज भी अभी अपने नाम का एक हिथाई से भरपूर सता रहा था। इसके बाद पर हानि ने चिढ़कर अपने चेहरे से कैमरा हटाते साइड पर कर दिया। अब सिर्फ इसका साइड पोस्ट बलाज को दिखाई दे रहा था, जिसमें इसके कंधा और थोड़े से
ब्राउन बाल शामिल थे जो इसके कंधे पर फैले हुए थे। अरे वाह, ये बालियाँ काबली बहुत जच रही हैं तुम्हारे कानों में। भाई क्या है आपको? हानि ने चिढ़कर कैमरा दोबारा अपने चेहरे की जानिब किया था। चेहरा था कि गुस्से से भूल चुका था। हाँ हाँ भाई आपको क्या है? बिलाज ने भी इसी के अंदाज में हंसते सवाल किया था। मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। आप आधी रात को कॉल कर लेते हैं, सारा दिन तो आपको होश नहीं होती, रात को जब कोई नहीं मिलता तो मुझे कॉल मिला लेते हैं। मैं आपकी तरफ फारिग नहीं हूँ। अच्छा, मुझे सुबह सुबह यूँ नहीं जाना होता है। अगर मैं लेट हूँ तो सोऊं तो मेरी सुबह आंख नहीं खुलती और फिर बैन छूट जाती है मेरी। आप तो मज़े से अपनी नींद पूरी करके उठते हैं ना, आपको मेरी क्या परवाह? उन लोगों की तरह रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हानि जो कब से बर्दाश्त कर रही थी अब फट पड़ी थी, जबकि बला जिसे आंखें फाड़े पहली बार इसके अपने सामने पटर पटर चलती जुबान को देख रहा था। अरे अरे ब्रेक लगाओ लड़की। बिलाज अचानक से बेड पर से उठ बैठा था। क्या हो गया इतना गुस्सा? बिलाज ने हैरत से हानि को देखते हैं। मुझे सोना है। हानि ने इसकी बात पर मुंह पे सो रहा है। तो सो जाओ ना हनी, मैंने कब मना किया यार? बिलाज इसकी आंखों से बहते मोटी मोटी आंसू देखा बेचैनी से बोला था। आपने कॉल कर लिया, कैसे सो जाऊँ मैं? हानि ने इसे शिकवा के नजर से देखते अपना मसला बयान किया था। हनी मैंने तुम्हें सिर्फ देखने के लिए ही कॉल किया। मोबाइल को किसी ऐसी डायरेक्शन में सेट करो जिससे तुम्हारा चेहरा दिखाई दे और फिर तुम सो जाओ, बस इतनी सी बात है। बिलाज ने आराम से कंधे झुकाते ऐसे कहा जैसे मसला हो ही नहीं। आप मुझे देखेंगे तो मैं कैसे सोऊंगी? मुझसे ऐसे नहीं सोया जाता। आप कल बंद करें, मैं सोने लगी। इससे पहले हानिया फ़ोन बंद करती। बिलाज मसनूई गुस्से से सवाल नहीं दी। हनी मैं बता रहा हूँ अगर तुमने कॉल बंद की तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, फिर न कहना। वैसे भी आज मेरा साला घर पे नहीं है तो कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए सोच लो। कॉल पर मेरे देखते रहना बर्दाश्त करो या फिर मुझे वहाँ आने दो। बिलाज की बात पर हानि ने गुस्से से मोबाइल को ड्रेसिंग टेबल पर पटकते सेट किया था और खुद इसके सामने साता पैर कंफर्टर ओढ़ती लेट गई थी। हनी यार उतारो इसे चेहरे से, मुझे तुम्हें देखना है। बिलाज ने इसे बेबसी से इस आवाज़ लगाई थी। मुझे ऐसे ही नींद आती है। हानि ने कंफर्टर के अंदर से आवाज़ निकाली। ठीक है बच्चों, देख लेता हूँ मैं तुम्हें। बिलाज ने गुस्से से कहते फ़ोन बंद कर दिया था और ज़ोर से साइड टेबल पर पटा था। वॉशरूम में बंद हुआ था। फ़ोन बंद होने की आवाज़ पर हानि ने झट से कंफर्टर चेहरे से हटाकर मोबाइल देखा जहाँ बिलाज की वीडियो कॉल जो फ़ोन का वॉलपेपर इसका मुँह चढ़ा रहा है। हानि शुक्र का कलमा पढ़ते फ़ोन बंद कर सोने की तैयारी करने लगी, मगर इसे शायद ये मालूम नहीं था कि इसके वो जी इसे सख्त नाराज़ हो चुके थे। और मैंने सारी रात ईमान के सरहाने बैठ कर जाते गुजारी थी। सुबह का सूरज उम्मीद की नई किरणों के साथ आसमान पर नमूदार हुआ था, जिसकी रोशनी छन कर पर्दों से अंदर दाखिल होते कमरे को मुनव्वर कर गई थी। उमर ने एक नज़र सोती ईमान को देखा जो सारी रात से ऐसे ही बेहोश होश हवास से बेगानी पड़ी हुई रही थी। थोड़ी देर पहले ही वो शदीद दर्द के बायस इसकी आँख खुली थी, मगर डॉक्टर ने इसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया था। वो फिर से सुकून की नींद सो गई थी। चंद घंटे गुजरे ही थे कि कमाल उसके तमाम अफराद तैयार से हाथ में नाश्ते का टिफ़िन उठाए इनके कमरे में दाखिल हुए। अब ईमान भी आंखें खोले इन्हें देख रही थी। मोमिन ने हाथ में पकड़ा टिफ़िन पास पड़े टेबल पर रख दिया और मुस्कुरा कर ईमान को देखने लगा जो सामने ख्वाबीदा आंखें लिए मोमिन को ही देख रही थी। मोमिन का मुस्कुरा कर देखने पर भी वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उमर भी इन सब को नज़रअंदाज करते होते अंदर दाखिल होते देखकर आगे बढ़ा था। कमाल साहब ने कमरे में दाखिल होते ईमान को भरपूर मुस्कुरा कर देखते इसकी जानिब कदम बढ़ाए थे। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? कमाल साहब ने प्यार से ईमान के बालों पर हाथ फेरते कहा था। आप कौन? ईमान ने हैरत से आंखें पटपटाते इन्हें देखा था। ईमान की बात पे कमाल साहब को अजनबा सा हुआ था, अचंबा सा हुआ था, मगर वो नज़रअंदाज किया। अल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। दिल को सुकून मिल गया तुम्हें देखकर। मिजान ने आगे बढ़ते दोनों हाथों में ईमान का चेहरा थामते से प्यार भरी नजरों से देखते कहा, ये लोग मुझे कहीं देखे देखे लग रहे हैं, क्या तुमने इन्हें कहीं देखा है? ईमान ने बहके अंदाज में मिजान की तरफ उंगली लहराकर उमर को देखते सवाल किया था। इसके कई बात पर सब चौंके थे। उमर जो सोफिया बेगम के साथ खड़ा था और सोफिया बेगम इसे नाश्ते का बता रही थी कि वो इसके लिए नाश्ता लाएंगे, ईमान के बात पर अचानक से मुड़ता इसे हैरत से देखने लगा था। जिस बात का डर था वही हुआ। उमर ने दिल ही दिल में सोचा था, जबकि बाकी सब घर वाले कभी ईमान को देखते तो कभी सवालिया नज़रों से उमर को। ईमान बेटा, तुमने हमें नहीं पहचाना? सोफिया बेगम ने आगे बढ़ते प्यार से ईमान का हाथ अपने हाथ मिल गया था जिसे ईमान ने झटके से छुड़वाया था। नहीं, मैं सिर्फ इस एक शख्स को जानती। ईमान ने उंगली लहराते अपने सामने खड़े उमर की तरफ इशारा किया। ये मेरा बंदा है। क्या कहते हैं पंजाबी में? हाँ याद है, खसम। ओए खसम, इधर आ। नहीं ते खसम खा। ईमान ने उमर को हाथ से अपनी तरफ आने का इशारा किया। जब इसकी तरफ ना बढ़ा तो इसने उमर को पूरा हाथ दिखाया था। इसकी बात पर मोमिन ने मुंह के आगे हाथ रख कर हंसी दबाई थी। उमर बेटा। कमाल साहब ने हैरत ज़दा फटी आंखों से उमर को देखा था। वो बाबा एनेस्थीसिया का असर है, इसलिए बहकी बातें कर रही है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। उमर ने शर्मिंदा सा चेहरा लिए कमाल साहब को देखते कहा था। उमर की बात सुनते ही साहब धीमा सा मुस्कुराए थे। ईमान इसे दवा के ज़ेरे असर थी। डॉक्टर ने इसे दर्द के बायस एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया था। यही वजह थी कि वो कुछ देर के लिए सोच समझ से आरी हो चुकी थी। सब लोग खामोशी के साथ पास पड़े बड़े से
सोफे पर बैठ के थे, जबकि सोफिया बेगम उमर के लिए नाश्ता निकालने लगी। अजी सुनते हो? ईमान ने यकटा उमर को देखते कहा, फिर से बुलंद हाँक लगाई थी। इसकी कही बात पर वो फिर से सब चौकस हुए। उमर ने बेबसी से ईमान को देखा था, जो इस वक्त अपने होश में नहीं थी। खुदा जाने वो क्या कह जाती। इधर आइए ना। ईमान ने हाथ लहराते से अपनी तरफ बुलाया था, तो उमर धीरे धीरे कदम लेता इसके सराहने आ खड़ा हुआ। ईमान ने इसके सामने अपना हाथ फैलाया, तो उमर ने आहिस्ता से इसके हाथ को थाम लिया था, जिस पर ईमान भरपूर मुस्कुराए थे। चलो आप मुझे किस करो, जैसे कल रात को उठ कर कह रहे थे। ईमान ने भारी होती आवाज़ में अल्फाजों को लमका लमका कर अदा किया था, जबकि इसकी कही बात पर मोमिन जो बोतल मुंह को लगाए पानी पी रहा था, इसे पानी पीते पीते अचानक से गोता लगा था और सारा पानी फवारे की सूरत इसके मुंह से बाहर निकला था। किस करो, ना जाने मन। ईमान ने लुफराना अंदाज में उमर के पकड़े हाथ को हवा में ही जलाते कहा था, ईमान देखो सब घर वाले यहीं पे मौजूद है, क्या सोचेंगे वो। हाँ तुम रेस्ट करो, चलो शाबाश, आंखें बंद करो। उमर ने थोड़ा सा झुकते ईमान के कान के करीब सरगोशी की थी। वो इसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसे ईमान ने मुकम्मल नज़रअंदाज करते होंठों का पाउट की सूरत बाहर निकाला, जैसे इशारा किया हो कि किस करे। इसके इस अंदाज पर सब ने नज़रें चुराई थी। कमरे में एक मुख्तल सी सूरत हाल बन चुकी थी, सब एक दूसरे से ही नज़रें चुरा रहे थे। उमर ने गुस्से से ईमान को घूर कर देखा, तो वो बच्चों की मानत बुलियाँ बनाकर उमर को देखने लगी। किश करो, ईमान ने फिर से ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर कहते अपने होठों की तरफ इशारा किया था, जिस पर उमर ने फौरी तौर पर इसके होठों पर हाथ रखा था, जबकि बेजान सोफिया बेगम और अनम आंखें फाड़े ईमान को देख रहे थे, जो फुल ऑन रोमांटिक मूड में थी। तुम इधर आओ हैंडसम लड़के। ईमान ने हाथ के इशारे से सामने बैठे मोमिन को देखा, जो होंक पना सारी सूरत हाल को देख रहा था। अचानक से अपने मुखातिब किए जाने पर चौंका। जी मैं? मोमिन अपने सीने पर उंगली रखते आंखें फाड़े ईमान को देखते पूछ रहा था। जी हाँ जी, तुम यहाँ आओ। ईमान के बुलाने पर मोमिन ने एक नज़र उमर को देखा और फिर झिझकता हुआ ईमान के पास आ खड़ा हुआ। अब ईमान के बेड की एक जानिब उमर खड़ा था, जिसका हाथ ईमान के अपने हाथ में थामे हुआ तेज जलाई जा रही थी, जिसे उमर रोकने की भरपूर कोशिश पे था, क्योंकि इसे गोली लगी थी। अभी तो दवा के ज़ेरे सर इसे मालूम नहीं था, मगर इस तरह करने से इसके लिए सही ना था, क्योंकि इसका जख्म अभी ताज़ा था। जबकि दूसरी जानिब मोमिन खड़ा ईमान को साले नज़रों से देख रहा था। नीचे हो। ईमान ने इसे अपनी जानिब झुकने का इशारा किया, तो मोमिन की आंखें मजीद फटी थी। इसने सवालिया नज़रों से उमर की जानिब देखा, तो उमर ने इस बात में सर हिलाते से इजाज़त दी। मोमिन ने ज़रा सा ईमान की जानिब झुकते से देखा। और नीचे हो हैंडसम बॉय। ईमान के बुलंद आवाज़ पर मोमिन बेसाता मजीद नीचे को झुका था। तुम इस शख्स को जानते हो? ईमान ने उमर की जानिब उंगली करते मोमिन के कान में सरगोशी की थी। जी भाई हैं मेरे, मोमिन ने महतात अंदाज पर जवाब दिया था। इसे सही मानों में ईमान से डर लग रहा था। हाँ 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 हाँ, इसकी बात पर ईमान पागलों की तरह हंसने लगी थी। इसने एक झटका उसे उमर के हाथ पर अपने हाथ निकालते मोमिन के दोनों गालों को हाथों में बत्ते जोर से कह रहे, तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम्हारा भाई बहुत खड़ूस है, किसने करता मुझे। ईमान ने मुंह बसूरत मोमिन को देखते कहा, जबकि मोमिन की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। इसके गाले शर्म से घलाल हो गई थी और वो आंखें फाड़ी ईमान को देख ही जा रहा था, मगर एक इसकी भाभी थी जिसे शर्म छू कर भी नहीं गुजर रही थी। अरे देखो इसे सब, ये शर्मा रहा है। यू हैंडसम नोटी बॉय। ईमान एक हाथ से मोमिन के नाक खींचते कहा था, चलो तुम किस करो मुझे, तुम्हारा भाई तो किसी काम का नहीं, इंतहाई फजूल इंसान है, मगर तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। ईमान ने मोमिन को देखते कहा था। इसके अल्फाजों की लर्जिश और अंदाज़े बयां बता रहा था कि वो इस वक्त दवाओं के ज़ेरे असर है। मोमिन तो कोशिश कर रहा था कि ईमान उसके गाल छोड़े और वो वहाँ से भाग जाए। अगर वो बीमार ना होती तो यकीनन इसे दोनों हाथों को झटक कर भाग जाता। उमर इस वक्त इसे चीर फाड़ खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था, जबकि मोमिन को समझ नहीं आई थी कि इसमें इसकी भला क्या गलती। करो ना हैंडसम बॉय, चलो मेरे माथे पे किस करो। ईमान ने एक हाथ से अपने माथे की तरफ इशारे करते कहा, जबकि पास खड़ा उमर मोमिन और ईमान को इतना करीब देखकर अंदर तक सुलग गया था। इसे इस वक्त अपने भाई से शदीद किस्म की जालसी हो रही थी। इसी जालसी के ज़ेरे असर वह एकदम से ईमान के दोनों हाथ मोमिन के गालों से छुड़वाते अपने हाथ में ले गया था। फिर इसने हर किसी का लिहाज बुलाते सबके सामने ईमान के माथे पर अपने नरम गरम लब रख देते। कहाँ बर्दाश्त है इसे, इसकी बीवी सबके सामने इसी के भाई को अपने माथे पर किस करने को कह रही थी। इसकी ऐसी बेबाक हरकत से जो माहौल पहले ही गैर मुनासिब सा था, अब सबकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मेरा ख्याल है हम सब बाहर इंतज़ार करते ईमान होश में आ जाए फिर आएंगे। कमाल साहब ने एक झटके से उठते कमरे से बाहर निकल गए थे। इन्हें के पीछे सब घर वाले मुंह छुपाते आगे पीछे हो लिए थे।
अब पूरे कमरे में सिर्फ ईमान और उमर बचे थे जो एक दूसरे को देख रहे थे। उमर की आंखों में शदीद किस्म का गुस्सा था, जबकि ईमान हैरत से आंखें डुबडुबाती इसे देख जा रही थी। क्या था ये? उमर ने गुस्से से दांत पीसते कहा था। किस? ईमान ने सीन को लंबा करते सीटी जैसी आवाज़ निकालते कहा था। मोमिन से क्यों कहा ये सब? क्या लगता है वो तुम्हारा? हाँ। उमर ने ईमान के जबड़े को आहिस्ता से अपने हाथ में लेते भरपूर गुस्से से भरे लहजे में कहा था। इसका बस नहीं चला रहा था कि मोमिन की चटनी बना डाले। मोमिन मेरा हैंडसम लगता है, हा हा हा। ईमान इसकी बात का जवाब देते फिर से हंसी थी। मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? उमर ने जैसे कि ज़ेरे से ईमान को घूर कर देखते पूछा। आप हैंडसम? बिल्कुल भी नहीं, आपकी शक्ल सड़े हुए बैंगन जैसी है। ईमान ने बुरा सा मुंह बनाते उमर को देखते कहा था, जबकि इसकी बात पर उमर ने जब से मुठियां बिंची थी। सुनो ना कसम, ओए कसम, फिर से करो ना जो भी किया था। ईमान ने खुद पर जो कि उमर के दोनों जानिब बाजू डाले इसे फरमाइश की थी। नहीं करूँगा। जब मैं हैंडसम नहीं हूँ तो क्यों करूँ? उमर ने इसे नाराज़गी दिखाई थी। क्योंकि मैं प्यारी हूँ ना। ईमान ने मुस्कुराते उमर को देखते कहा था। किसने कहा तुम प्यारी हो? घास की टिड्डी लगती हो। उमर ने ईमान के गाल पर प्यार से खींचते कहा था। ओए करो ना, बीवी नहीं हूँ आपकी। ईमान ने प्यार से उमर को देखा था। इसकी बात पर उमर बेसाख्ता तो पर लब बीच मुस्काए तो इसके गाल पर हल्का सा डिम्पल पड़ता पल में गायब था। ओए ओए होए, आप तो मुस्कुराते भी हो कसम जी। ईमान ने उमर को दोनों ईमान ने उमर के दोनों गाल खींचते प्यार से कहा था। करो ना, किस करो, मुझे आप पे प्यार आ रहा है। ईमान ने उमर के चेहरे को दोनों हाथों में भरते कहा तो उमर ईमान के चेहरे पर झुकता इसके माथे पर शिद्दत से लब रह गया था। मुझे भी करना है। ईमान ने फौरन मुंह बसोर कर उमर को देखा। क्या करना है? उमर ने ईमान को हैरत से देखा। मुझे भी आपको करना है। मुझे प्यार आ रहा है ना, मुझे भी किस करना है। ईमान की कही बात पर उमर नर्वस हुआ था। मैंने तुम्हें किया है ना, काफ़ी है, जब तुम ठीक हो जाओगे फिर कर लेना। उमर ने इसे समझाना चाहा मगर वो ईमान ही क्या जो समझ जाए। ईमान ने ज़बरदस्ती उमर के गर्दन में दोनों हाथ डालते मज़ीद हुल्फा जगाया था। इसकी इस अमल से उमर का चेहरा सुर पड़ गया था। ईमान हल्का सा मुस्कुराती उमर के घाल पर अपने लब शिद्दत से रख कर रगड़ने लगी। अच्छा आप जाओ, मुझे नींद आ रही है। ईमान उमर के गिर्द अपनी गिरफ्त ढीली करती अचानक से आंखें मौन गई थी, जबकि उमर की सांसें अथल पथल हो चुकी थी। ज़िंदगी में पहली बार इस शरीफ ज़ादे के एक करीब कोई लड़की आई थी और इतनी शिद्दत से इस बार अपनी मोहब्बत निछावर कर गई थी। उमर ने फ़िज़ा में लंबे लंबे सांस खींचते खुद को नॉर्मल किया और फिर ईमान पर एक गहरी नज़र डालते इसके हाथों से अपने हाथ को आज़ाद कर गया। तौबा है लड़की, तुम तो हवास उड़ा देती हो इंसान के, नमूना कहीं का। उमर बेसुध पड़ी ईमान के देखते लंबे कदम नापते रूम से बाहर आ गया। जबकि वो कमरे से बाहर आया तो बाहर बैठे सब इसके सब घर वाले से ही देख रहे थे। उमर ने बेसाख्ता तौर पर इन सब से नजरें चुराई थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहे अस्सलाम वालेकुम। इतने में बलाज दूर से सलाम करता इनकी जाने बढ़ा था। कैसी हैं भाभी आप? बलाज ने उमर के गले मिलते सवाल किया, जिस पर उमर ने सर हिलाकर कहा आप काफ़ी बेहतर है। अच्छा तो मैं भाभी से मिलाता हूँ। बलाज उमर से मिलता कमरे में दाखिल होने ही लगा कि उमर ने इसे बात से पकड़ कर झटका लगा के पीछे की जानिब खींचा था। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी अंदर नहीं जाना। उमर ने फट से बलाज को देखते कहा था, जिस पर बलाज हैरत ज़दा सा उमर को देख रहा था। क्यों नहीं जाना? मुझे इनका हाल चाल पूछ लेने दो, बाजू छोड़ो यार। बलाज जिससे खज्जल सा होते उमर से अपना बाल छुड़वाना चाहा, जिसे उमर ने मजीद मजबूती से अपने हाथ में जकड़ा था। कह रहा हूँ ना कि अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। उमर ने मसनूई गुस्सा दिखाते धीमे लहजे में से डांटा, जो इसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। मगर क्यों नहीं जाना? बलाज ने हफ्की से उमर को देखते पूछा था। क्योंकि भाभी से ठीक नहीं है, दवाइयों के ज़ेरे असर बहकी बहकी बातें कर रही हैं, इसलिए अब भी हमारी तरह थोड़ी देर इंतज़ार कर लिए। मोमी ने बलाज को देखते एक ही सांस में कहा था, जबकि बलाज ने आंखें फाड़े उमर को देखता था। इसे जब अपनी जानिब देखते हैं उमर ने भी अस्वास में साहिल आते मोमिन की बात करते। इतनी देर में लकी, हानी और अनम भी अस्पताल में दाखिल हुए थे, जिनके साथ बच्चे भी मौजूद थे। अनम सबको बाहर बिठा कर हैरत ज़दा से सवालिया नज़रों से सोफिया बेगम को देखने लगे थे, जिस पर उन्होंने इसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से साथ बैठ गए। क्या आप लोग बाहर क्यों हैं? अनम ने सोफिया बेगम के कान में सरगोशी करके पूछा। अंदर हालात कशीदा हैं, इसलिए हम सब बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। क्या मतलब है हालात कशीदा? अनम को इनकी बात ज़रा भी समझ नहीं आई थी। अरे बहू, डॉक्टरों ने इसे टीका लगाया, इसके ज़ेरे असर वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही है जो आम इंसान के देखने के बस की बात नहीं है। सोफिया बेगम ने मुश्किल हंसी दबाते अनम को देखा था, जिस पर वो भी मुस्कुरा दी थी। तो मतलब वो इस वक्त होशोवास में नहीं है? अनम ने फिर से सवाल किया। इस पर सोफिया बेगम ने भरपूर शिद्दत से नफी में हरगिज़ नहीं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक डॉक्टर ईमान का मायने करने आया। इसकी सूरत हाल को जांचने के बाद वो उमर को देखते बोले, अब आपकी वाइफ की हालत बहुत बेहतर है, कल तक आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर आपको यहीं रुकना होगा। डॉक्टर के बात पर उमर ने इस बात में साय हिलाया। डॉक्टर साहब इसकी तबीयत कैसी है? अभी जान ने बगौर डॉक्टर को देखते पूछा था।
जी बेहतर है आप वो। डॉक्टर ने एक नज़र बीजान को देखते सरसरी सजा दी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है जो अभी इसकी तबीयत खराब हुई थी वो कैसी है। बीजान की कही बात पर डॉक्टर ने अचानक से उमर की जानब सवालिया नज़र से देखा था। शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। इसी के बारे में पूछ रही हैं। उमर ने डॉक्टर को वजाहत दी जिस पर वो भरपूर मुस्कुराया था। जी जी अम्मा जी, आप मिल सकती हैं, वो मुकम्मल होश व हवास संभाल चुके हैं। डॉक्टर बीजान की बात का मतलब समझता मुस्कुरा दिया है। डॉक्टर के जाने के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता से फिर से कमरे में दाखिल हुए तो सामने ही ईमान चट लेती छत को घूर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा तो बीजान को अंदर दाखिल होते देखा वो भरपूर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट से ही सबने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो इस वक्त होश में वापस आ चुकी है। बीजान ने आगे बढ़ते इसके माथे पर प्यार किया तो ईमान फिर से मुस्कुराई। कैसी है मेरी बच्ची? आप बीजान के पूछने पर ईमान ने धीरे से सर हिलाया तो सब मुस्कुरा दिया। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ईमान को खुद पर पड़ती साहब घर वालों की नज़रें अजीब सी लगी थी। तुम ठीक हो ना? सोफिया बेगम ने ईमान के हाथ अपने हाथों में लेते पूछा तो वो फिर से मुस्कुराई। जी खाला जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईमान बेटा, ये क्या हरकत थी? ऐसे नहीं करते मेरे प्यारी बेटी। कमाल साहब ने प्यार से ईमान के सर पर हाथ रखकर मसनूई डांटा था। क्या किया है मैंने? ईमान ने जानबूझकर अनजान बनते कमाल साहब को देखा तो उन्होंने भी इसे शदीद घुरी से नवाजा था। तुम जानती हो तुमने क्या किया, आइंदा नहीं करना इसे, ठीक है? कुमार साहब ने बच्चों की तरह समझाते ईमान को देखा था जिस पर वो भरपूर इन्हें देखती साहे में हाँ में हिला गए थे। सब ईमान से बारी बारी मिलते मिलाते इसके पास ही बैठ गए थे। अस्पताल का पूरा कमरा तमाम अफराद से खचाखच भर गया था। थोड़ी देर में नर्स अंदर दाखिल हुई तो अंदर पड़े लोगों के हजूम को कोफत से देखने लगी। देखे जी, आप लोग मरीज़ को तंग ना करें ज़्यादा और ये रश कम करें, यहाँ से आराम करने दें मरीज़ा को। नर्स की कही बात को सबने संजीदा लिया था। ईमान की हालत को मद्देनजर रखते तमाम अफराद एक एक करके इससे मिलते ही कमरे से बाहर आ गए थे। अब कमरे में सिर्फ ईमान और उमर मौजूद थे। ऐसे क्या देख रहे हैं? ईमान ने उमर को हैजा नज़रों से खज्जल होते पूछा था जो कब से इसे घूर घूर कर देखे जा रहा था। इसकी आंखों में सख्ती और नाराज़गी थी। क्या था ये सब? इसके पूछने पर उमर की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो एक झटके में इसने सोफे से उठ गया, इसके करीब आ खड़ा हुआ। इसकी हालत को देखकर ईमान धीरे से मुस्कुराई थी। क्या था? ईमान ने उमर को देखते जवाबी सवाल किया। तुम्हें पता है क्या था? क्यों आई इनके सामने? दिमाग खराब है तुम्हारा? गोली को मजाक समझ रखा है? तुम्हें अंदाज़ा भी है किस कदर अहमकाना हरकत किया तुमने? उमर ईमान को मुस्कुराता देख फाड़ पड़ा था। इतना गुस्सा तो कर रहे हैं। ईमान ने हैरत से आंखें फाड़े ईमान को देखा था। अभी भी गुस्सा जब्त कर रहा हूँ, वरना तुमने जो हरकत की है ना इसकी बहुत बुरी सजा देता तुम्हें। तुम्हारे अंदर ना दमा नाम की चीज़ ही नहीं है, भूसा भरा हुआ है। देखें अब आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करें। ईमान उमर का गुस्से को देखते मसनूई नाराज़गी जताती बोली। ईमान तुम मुझे भी तो बता सकती ना इन लोगों के बारे में, मैं आगे आने की क्या ज़रूरत थी? उमर ने बेबसी से ईमान को देखते कहा था। बताने का वक्त निकल चुका था हाथ से और अगर मैं सामने ना आती तो वो गोलियां आपके दिल का निशाना थी, ठीक है? ईमान ने संजीदा होते जवाब दिया था। ईमान की बात पर ईमान उमर के नकुश ढीले बड़े थे। जो भी था, मैं दोबारा ऐसी हमाकत बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने उंगली दिखाते ईमान को वार्न किया था। अच्छा ना, अब नाराज़ तो ना हो, मुझे पहले ही पेन हो रहा है। ईमान ने बच्चों जैसे मुंह बनाते इसे मनाना चाहा था। इलाज है तुम्हारा, होता रहे पेन। उमर ने बिकिन आंखियों से ईमान को देखते नज़रअंदाज किया। हाँ, एक तो आपकी जान बचाई मैंने, ऊपर से आप मुझे ही तेवर दिखा रहे हैं। बड़े कोई बेमरवत इंसान है। चले कोई नहीं, कर लें शौक पूरा कर लें अपना, कुछ ही दिन है फिर मैं चली जाऊंगी तो आप सुकून से रहिएगा। ईमान की बात और उमर के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी अपने घर में खामोशी के साथ। ईमान ने हैरत से मुंह खोलकर उमर को देखा था। क्यों? हमारे बीच तय हुआ था कि मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, जो तय हुआ था वो गुजर गया, अब नहीं तुम जाओगे। मगर मुझे स्पेशलाइजेशन करनी है, ईमान ने परेशानी से उमर को देखते कहा जो किसी सूट मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ तो ठीक है, करवा लूँगा ना स्पेशलाइजेशन भी तुम्हें, लेकिन अब तुम अकेली बाहर नहीं जाओगे। कुछ अर्सा वेट करो फिर हम इकट्ठे चलेंगे। उमर ने लहजे में नरमी पैदा करते ईमान को समझाना चाहा। आप रहने ही दे, मैं तायाजन से खुद ही बात कर लूँगी। ईमान ने मूड बनाते उमर से नज़र फेरी। तुम्हारा शोहर हूँ मैं। ईमान के ताया जान से पूछने वाली बात पर उमर तिलमिला उठा था। जो भी है, ईमान ने गुस्से से उमर को घूरते देखकर कहा तो वो खामोश हो गया। फिलहाल खामोशी ही बेहतर थी। ये बात की बात थी, जब वो ठीक हो जाती तो देखा जाता। फिलहाल इसे आराम की ज़रूरत थी, इसलिए उमर भी लड़ने का इरादा तय करता हुए खामोश हो गया था। बलाज बेटा, अगर तुम घर जा रहे हो तो जाते हुए हानि को भी साथ ले जाओ। सोफिया बेगम ने अस्पताल से निकलते बलाज को पीछे से हाँक लगा के रोका था। सोफिया बेगम के मुखातिब करने पर वो पीछे मुड़ा तो इनके पीछे बड़ी से चादर के हाले में लिपटी हानि अपने होठों को दांतों तले कर चलती बलाज को ही सहमी सहमी नजरों से देख रही थी। वो जब से अस्पताल आई थी बलाज ने एक बार भी उसे नजर वाके नहीं देखा था। यही वजह थी कि हानिया को परेशानी हो रही थी। जी वो मानी जाए, ठीक है आप चली जाए, मैं ले जाऊंगा इसे घर। बलाज की रजामंदी भरने पर सोफिया बेगम मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखकर एक नज़र हानि को देखती वापस मुड़ गई थी, जबकि बलाज हानिया को फिर से नज़रअंदाज करता पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। हानि ने दौड़ लगाकर बिलाज के कदमों से कदम मिलाए थे और फ्रंट सीट पर बैठ गई। वो दोनों बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठे घर के लिए रवाना हो गया। आप मुझसे नाराज़ हैं? कब से खामोश बैठी हानिया
ने गाड़ी की खामोशी तोड़ते पहला सवाल दागा था, तुम्हें फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? बलाज ने बगैर इसे देखे रूखे लहजे में कहा, जबकि ध्यान इसका हनूज़ ड्राइविंग की जानिब था। ज़ाहिर है मुझे फ़र्क पड़ता है, मैंने नोट किया आप मुझसे बात नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे बात, और करूँगा भी नहीं। हानि के इतना कहने पर बलाज ने एक सख्त नज़र हानि को देखते कहा था, मैं क्या क्यों नहीं करेंगे जी, मैंने क्या किया? हानि ने मिस्कीनों जैसी शक्ल बना के बलाज को देखा था। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता। हानि ने नफ़ी में सर हिलाया था। बात करते करते वो लोग घर तक पहुँच आए थे। उतरो गाड़ी से। बलाज ने इंतहाई रूठे लहजे में बगैर हानि को देख के कहा था, नहीं उतरूंगी, पहले आप मुझसे बात करें। हानि ने बलाज की नाराज़गी को देखते इसकी जानिब रूह मोड़ा था। जब रात को बात करने लगा था तो तुमने बात नहीं करनी थी, अब मैं बात नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। बलाज ने इसे बगैर देखे हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा था और खुद जानबूझ कर मोबाइल खोल कर बैठ गया। मैं नहीं जाऊंगी, पहले आप बताएं आप नाराज़ क्यों मुझसे? हानि के बच्चों जैसा मुंह बनाते बलाज को देखा था, जो जिंदगी में पहली बार इससे इस कदर नाराज़ हुआ था। हानि, अब पता है क्या? बलाज हानि की तरफ रूम मोड़ता बैठकर बात का आगाज़ करने लगे, जबकि हानि को बलाज का हानि की जगह हानिया कहना बहुत बुरा लगा था। इसका दिल अचानक से बेरौनक हुआ था। हानि, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। हाँ, मैं जानता हूँ हम दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है, मैं 30 का हूँ और तुम 19 की हो, मैं जानता हूँ ये गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें समझूँ, मगर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती हो। फिर जब मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तुम ढंग से रिप्लाई नहीं करती। कभी तुम्हें स्टडी करनी होती है, कभी तुम्हें तुम्हारे भाइयों से डर रहता है, कभी तुम्हें नींद आ रही होती है, कभी तुम्हारा मूड नहीं होता। क्या है ये सब हानिया? अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे बता दो, मैं पीछे हट जाऊंगा, मगर इसका कोई तुक नहीं है। बलाज अपने हीरो में से सुनाई जा रहा था कि जबकि हानि दोनों हाथों में झोली में रखे नजरें झुकाकर अपने हाथों को देख रही थी और बलाज के गुस्से को बर्दाश्त कर रही थी। इसे जिंदगी में कभी किसी मर्द ने नहीं डांटा था, ना इसके बाबा ने, ना भाइयों ने, ना ही कभी बलाज ने, मगर आज वो पहली बार इंतहाई रूखे अंदाज में से बात कर रहा था, बल्कि से जा रहा था। इसकी कही बात पर हानिया की आंखें अचानक से नामुन थी और वह बगैर बलाज की तरफ देखे फट से गाड़ी से उतरती अंदर को दौड़ लगा थी। जब कैसे ऐसा जाते देख बलाज भी परेशान हुआ था। शिट यार, वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता इसके पीछे गाड़ी से निकलता इसकी जाने भागा था। इसे अंदाजा हो गया था कि वो कुछ इजाफी सख्ती बढ़ चुका है। हानि, रुको यार, बात तो सुनो। बलाज ने हानि के पीछे आते से बात लगाई, जिसे वो मुकम्मल नजरअंदाज करती, रोते हुए दौड़ती हल्की सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में बंद हो गई थी। हानि, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, बात तो सुनो मेरी। बलाज इसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था और साथ साथ इसे आवाज़ें लगा रहा था, मगर वो इसकी आवाज़ों को सुनने के बावजूद बैठ के कोने पर बैठे रोई जा रही थी। हनी जान, बात तो सुनो ना एक बार प्लीज़, दरवाज़ा खोले। आई एम सॉरी ना, मुझे वो ये नहीं कहना चाहते, प्लीज़ हनी। बलाज इसे आवाज़ें दे देकर थक चुका था। हानि, तुम खोल रही हो या मैं तोड़ दूँ दरवाज़ा? बलाज नरमी से बात करता करता अचानक सख्त हुआ था। वो जानता था हानिया मैडम को प्यार की बात समझ नहीं आती। इसका इतना कहना था कि हानिया फट से दरवाज़ा खोलती झटके से इसके सीने से आ लगी थी। आई एम सॉरी यार हानिया, मुझे ये नहीं कहना था। आई एम रियली सॉरी। बलाज ने इसे खुद में मीन से सॉरी किया था। वो जानता था कि हानिया को इसकी कौन सी बात ज़्यादा बुरी लगी थी। नहीं हूँ मैं हानिया, हनी नाम है मेरा। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है अभी यहाँ पे एंड। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आएगी, होपफुली आपको नावल पसंद आएगा, होपफुली आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा। कमेंट्स में नेक्स्ट एपिसोड में रीड करती हूँ आप सबके। ये एपिसोड अगर देख लिया तो नेक्स्ट पार्ट पे लास्ट नहीं आएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने, क्योंकि उसमें जो होने वाला है वो मैं आपको बताने से उतर रही। हाँ, मगर आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, आप स्टोरी में चेंज जो आ रहा है वो आपका कैसा लग रहा है, और आपका फेवरेट कपल अभी तक कौन है, या फिर फनी सबसे ज़्यादा कौन लगता है, या फिर रूट में कौन अच्छा लगता है। यानी कि एक फेवरेट करेक्टर होता है ना, मेरा मोमिन है। सीरियसली मेरा मोमिन और ईमान दो बेस्ट करेक्टर्स हैं, बाकी आपका नहीं पता आपको कौन पसंद है कौन नहीं, तो बताइएगा, फिर देखते हैं क्या होता है और स्टोरी नेक्स्ट क्या टर्न लेने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि थोड़ी देर में, इसके बाद आप वो ही देखने वाले हो। तो आज इंजॉय करें दो एपिसोड्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।